हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। मेरा नाम है ज्योति और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो कि एनटीए नेट का पेपर थर्ड है। ये 2015 का क्वेश्चन पेपर है और इसका सेट 2 मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है जी, ये है मेरी क्वालिफिकेशंस। दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए, और ये जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे से आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आ रही हूँ, ये एक वरदान साबित होगी ये सीरीज़ आपके नेट क्वालिफिकेशन में, या फिर आपका नेट हो चुका है, या जो बच्चे जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए जी, आज का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज। अब बात आई है जी हमारा किंग लियर। किंग लियर एक प्ले होता है शेक्सपियर का। किसका प्ले है जी? ये शेक्सपियर का। उसमें पूछा गया है दो फूल, एक करेक्टर होता है, तो वो कॉर्डेलिया कौन है इसमें? किंग लियर की बेटी होती हैं। ठीक है, किंग लियर की 3 बेटियां होती हैं, कॉर्डेलिया, गोनरिल और रीगन। ठीक है, उसकी तरह किंग लियर फूल को क्या बोलता है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? मीन्स उसकी बेटी से कंपैरिजन किया गया है इसका। ठीक है, इसकी 3 बेटियां होती हैं, गोनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। ठीक है, और ये फूल एक करेक्टर है जिसमें फूल क्या होता है इसके। ये जो किंग लियर है एक ट्रेजेडी है। क्यों क्यों ये अपनी बेटियों से क्वेश्चन करता है कि आप कौन सी फेथफुल है, ये मीन्स ये टेस्ट करने के लिए इनसे क्वेश्चनिंग करता है। जिसकी छोटी बेटी होती है वो उसके क्वेश्चन से आंसर से सेटिस्फाई नहीं होता और उसको डिसइनहेरिटेड कर देता है अपनी जायदाद से। उसको मीन्स अपनी जो जायदाद है सिर्फ 2 बेटियों के बीच में बांटता है और उसको डिसइनहेरिटेड कर देता है, उसको जायदाद नहीं देता। ठीक है, इस टाइप से चलती है। और जो 2 बेटियों को अपनी जायदाद देता है ना, वो इसके साथ धोखा करती हैं। तो ये फूल इसका फेथफुल होता है। जो फूल है ये इसमें एक जेस्टर होता है, ये इसका काफ़ी फेथफुल होता है, लॉयल होता है इसके प्रति। एक होता है कैंट, वो भी इसका लॉयल होता है। ठीक है, वो डिस्गाइज रहता है पूरे प्ले में। ठीक है, और एक और करेक्टर होते हैं ग्लोचेस्टर। ठीक है, वो ग्लोचेस्टर क्या होता है? उस किंग लियर की तरह ही सब प्लॉट में उसकी स्टोरी चलती रहती है। ठीक है, इस टाइप से स्टोरी है जी। ये प्ले है, इसको पढ़ लेना, शेक्सपियर का है। तो क्या है ये फूल? इसको रेफर टू, ऑप्शन बी इज द राइट, रेफर टू बाय किंग लियर एज हिज चाइल्ड, क्योंकि ये इसका काफ़ी लॉयल होता है, इसकी केयर करता है। और फूल को ही इस प्ले में किंग लियर को क्रिटिसाइज करने की अनुमति है, और भी कोई इसके और अन्य करेक्टर कोई भी किंग लियर को क्रिटिसाइज नहीं करता। ये टाइम टू टाइम किंग लियर को बताता है कि आप उसको एडवाइस देता है और उसको बताता भी है कि आपका डिसीजन कहाँ पे गलत था। ठीक है, और ये उसकी जो फेथफुल बेटी होती है, जो जिसको इसने निकाल दिया है, उस बेटी की तरह ही ये, अगर ये फूल होता है किंग लियर के साथ, या तो फिर इसकी बेटी होती है या फूल होता है। मीन्स अगर फूल किंग लियर के साथ है तो इसकी बेटी सेटिस्फाई है भी, वो उसके साथ है, अब मेरे फादर ठीक है। अगर इसकी बेटी होती है तो ये फूल है जो करेक्टर, ये सेटिस्फाई है कि किंग को कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, तो क्या है हमारा ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए जी, हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जी, हमारा 17th क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सिंधी ओबराय द नरेटर हीरो इन अरुण जोशीज द फॉरनर, जो इनका वर्क है फॉरनर, सेज, ये जो सिंधी ओबराय हैं अरुण जोशी के द फॉरनर जो नोवेल है, इसमें ये करेक्टर है, नरेटर है। ठीक है, वो क्या बोल रही हैं, सिंधी ओबराय क्या बोल रहे हैं? माई फॉरननेस ले विद इन मी एंड आई कुड नॉट लीव माई सेल्फ बिहाइंड वेयर एवर आई वेंट। ये क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफाई द कंट्री विच सिंधी ओबराय वेंट टू। ये पहले बात समझिए क्या बोल रहे हैं। माई फॉरननेस मीन्स मेरा जो विदेशीपन है वो मेरे अंदर ही है और मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मैं इसको पीछे नहीं छोड़ सकता, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं। मीन्स ये यहाँ पे इसका आइडेंटिटी क्राइसिस दिखाया गया है। इसको ये अपनी रूट के बारे में पता करना चाहता है। इसको ये लगता है मैं कहीं भी चला जाऊं तो मेरी आइडेंटिटी मुझे पता ही नहीं चल रहा है मैं कौन हूँ। क्यों, क्या होता है, इसके जो पेरेंट्स होते हैं, इसको जहाँ पे इसका जन्म होता है, उसको जन्म देने के बाद इसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है उस देश को छोड़ के। शायद अमेरिका में होता है ये, अमेरिका में इसके फादर की डेथ हो जाती है, तो फिर ये इसको केन्या जाना पड़ता है। ठीक है जी,
केन्या जाना पड़ता है और फिर वहाँ पे इसके अंकल आंट के साथ ये रहता है। इस टाइप से ये एक जगह से दूसरी, इंडिया से इसका ऑलरेडी, न्यू दिल्ली से इसका ऑलरेडी रिलेशनशिप है ही, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्लेस टू प्लेस घूमता रहता है और इसको लगता है, मीन्स ये ऐसे ही इसका जो है पालन पोषण हुआ है, तो इसको पता चल, इसको ये नहीं लगता मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। इसको आइडेंटिटी क्राइसिस रहता है, ये अपनी रूट का पता नहीं लगा पाता और अलग अलग एक्सपीरियंस करता है। स्कूल कॉलेज को छोड़ के रेस्टोरेंट में मीन्स काम करने लगता है, वहाँ पे डिशेज वॉश करता है, मीन्स बर्तन साफ करना, इस टाइप से अलग अलग एक्सपीरियंस अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। अपने जो क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं उसको खुद आंसर देने की कोशिश करता है अलग अलग टाइप के काम करके। तो ये कहाँ कहाँ घूमता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछने जा रहा है। तो ये केन्या भी गया था जी, युगांडा, इंग्लैंड, अमेरिका एंड इंडिया। तो हमारा ऑप्शन ए इज द राइट। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 18th क्वेश्चन क्या कहता है, असर्सन। ये असर्सन और रीजन है, ठीक है। द वर्ल्ड डज नॉट बिकम्स रेसलेस और विल नॉट बिकम अनरेसलाइज्ड। क्या बोल रहा है, ये जो वर्ल्ड है, रेसलेस मीन्स जो रेसिज्म होता है हमारा, ब्लैक एंड वाइट में भेदभाव करना, एक्ट ऑफ एनफोर्सिंग रेसलेसनेस इन लिटरेरी डिस्कर्स इज इटसेल्फ ए रेशियल एक्ट। ये मीन्स जो रेसलेसनेस जो हम इसमें दिखाते हैं ना लिटरेरी वर्क्स में, जो हम रेसलेसनेस दिखाते हैं कि ये अब ख़त्म हो चुका है, जो रेसिज्म है ये ख़त्म हो चुका है, ये जो हम बुक्स में दिखाते हैं ये अपने आप में ही एक रेशियल एक्ट है। मीन्स यहाँ से ही तो पता चलता है रेसिज्म भी कुछ है बुक्स के थ्रू ही, ठीक है। तो हमारा रीज़न क्या बता रहा है, पोरिंग रिटोरिकल एसिड ऑन द फिंगर ऑफ ए ब्लैक हैंड मे इंडीड डिस्ट्रॉय द प्रिंट बट नोट द हैंड। ये बता रहा है अगर एसिड को रिटोरिकल एसिड, रिटोरिकल एसिड मीन्स जो ये जो हम रिटोरिक यूज करते हैं ना अपने वर्क्स में, रिटोरिकल रूपी एसिड को किसी की फिंगर पे डालने से उस पर जो प्रिंट हुआ है वो नहीं मिट सकते, वो मिट सकते हैं लेकिन हैंड क्या, हैंड नहीं बच सकता, हैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। What happens in the violent self-serving act of eraser to the hands, the finger prints of the one who does the pouring, do they remain acid free? The literature itself suggests otherwise। क्या बताना चाह रहा है, अगर हम किसी की फिंगर पे इंक लगी हुई है या कुछ प्रिंट है वहाँ पे, उसको रेज करने के लिए हम उस पर अगर एसिड डालेंगे तो हो सकता है, एक दो चांस के लिए हो सकता है वो तो जो इंक के निशान है, जो प्रिंट हुआ वो साफ हो जाए, लेकिन उसका हैंड का क्या होगा, हैंड तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना, ठीक है। मीन्स ये जो रेसिज्म का जो ये एक्ट है, इसको एसिड के साथ कंपैरिजन किया है भी। जो हम लिख देते हैं, न्यूज़पेपर में छाप दिया या रूल्स रेगुलेशन बना दिए, इससे काम चलने वाला नहीं है। इन रूल रेगुलेशन को अच्छे से अप्लाई करो, ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है जी। ये जो असर्सन है इसको हमारा रीजन फॉलो कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, मेक कंप्लीट सेंस इन द लाइट ऑफ आर, ए इज द राइट ऑप्शन। ओके जी, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 19th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पोइट ल्यूरेट सेड I don't think that since Shakespeare there has been such a master of the English language as I. Who is the poet? अरे वाह, क्या बोल रहा है, एक पोइट ल्यूरेट हैं जी, वो बोल रहे हैं मुझे लगता है कि शेक्सपियर से लेके अब तक इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे जैसा कोई नहीं है, ठीक है। इस टाइप से हैव बीन सच ए मास्टर ऑफ इंग्लिश एज आई, ठीक है। इतना मास्टर नहीं है जितना कि मैं, ठीक है। तो ये किसने बोला है, ये बोले हैं जी हमारे अल्फ्रेड टेनिसन, इन्होंने बोला है, ठीक है। और अब बात करते हैं हम पोइट ल्यूरेट होते क्या हैं। ये राष्ट्रीय कवि कह सकते हैं एक टाइप से, और सबसे पहला राष्ट्रीय कवि था इंग्लैंड में, वो थे जी हमारे बेन जॉनसन, ठीक है। लेकिन वो अनऑफिशियल थे, क्या थे जी, वो अनऑफिशियल थे। ये बने थे हमारे 1660 में, ठीक है। ये क्या थे, अनऑफिशियल थे। अगर पूछा जाए कि पहले कौन से थे, बस इतनी बात पूछा जाए तो वो बेन जॉनसन थे। लेकिन अगर ऑफिशियल पूछ लिया जाए वो थे जी हमारे जॉन ड्राइडन, ठीक है। कौन थे जी हमारे, जॉन ड्राइडन। ये बी ऑप्शन है जी। एक मिनट, मैं यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन डिस्कस कर रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है ये, ठीक है। मैं बता रही हूँ जॉन ड्राइडन थे जो ऑफिशियल पोइट ल्यूरेट बने थे पहले, ठीक है। और कब बने थे जी, ये बने थे जी हमारे 1668, ठीक है। हम इनको ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे मैंने टेक्निक अपनाई थी,
जो ये 1600 ये आते हैं जी, पूछे जाते हैं इस टाइप से। इसका जो जॉन ड्राइडन है, इनका मेन वर्क है ड्रामेटिक पोइजी, ठीक है, उनका वर्क पब्लिश हुआ था, उसके बाद इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था, ठीक। इस टाइप से याद करना, इनका ड्रामेटिक पोइजी भी याद हो जाएगा और उसकी पब्लिकेशन डेट याद हो जाएगी और इनका पोइट लॉरेटशिप भी कब बने थे। और हमारे स्टेफन स्पेंडर हैं जी, ये बने थे 1964 में। और हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, इनका वर्क होता है इन मेमोरियम, ठीक है, वो उनकी पब्लिकेशन होती है 1850, ठीक है। उसकी पब्लिकेशन के बाद इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था, ठीक है। ये टेग हग है जी, हमारे 1984 में बने थे, ठीक है, इनको याद कर लेना। और क्या होता है, जब ये 92 तक चलते हैं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की बात कर रही हूँ, ये 92 तक चलते हैं, लेकिन इनकी डेथ के बाद ना 4 सालों तक किसी को पोइट लॉरेट नहीं बनाया गया, इनको इनके सम्मान करने के लिए, ठीक है। और इनका एक वर्क होता है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, ठीक है, वो इनका पोइट लॉरेट के टाइम का मेन वर्क है, ठीक है। मैं जो बताना चाह रही थी, मुझे लग रहा है आप समझ चुके होंगे। इनका टाइम पीरियड याद रख लेना, कौन किस टाइम पे पोइट लॉरेट बना है। और हमारे लिटरेचर में इस टाइप के राइटर भी हैं जो जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया था पोइट लॉरेट उनको बनाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए जी वो कौन कौन है। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं, हमारा 19 क्वेश्चन का 4th आंसर सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए जी हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्या बताना चाह रही हूँ मैं। देखिए जो टेनिसन, ये तो मैं बता चुकी हूँ, और इनका पोइट लॉरेट के टाइम पे द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, ठीक है। जो 4 राइटर थे उनके नाम मैं बताना चाह रही हूँ। जो 4 राइटर थे जिन्होंने मना कर दिया, वो थे जी हमारे फिलिप लार्किन, थॉमस ग्रे, सैमुअल रोजन और वाल्टर स्कॉट, जो स्कॉटलैंड से थे। इनको आप जानते ही होंगे। लेडी ऑफ लेक है जी इनका वर्क, जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपनी सीरीज में। और हमारा ये जो है, और अब कौन है, अब है जी हमारे सीमन आर्मिटेज। कौन है अब, जो 2019 में बनी है, ये है। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है, कैरोल एंड डफे, ठीक है। इन चीज़ों को याद कर लेना, किन्होंने डिक्लाइन कर दिया था, किसने मना कर दिया था। ये 4 हैं जी, फिलिप लार्किन, थॉमस ग्रे, सैमुअल रोजन और वाल्टर स्कॉट। चलिए जी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए जी हमारा 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज कंटेम्प्रेरी ऑफ जॉन मिल्टन एंड रोट द वर्दी कम्युनिकेंट, इट इज सेड दैट हिज प्रोज कैन बी रीड इजिली व्हेन मिल्टन मस्ट बी स्टडी। ये हैं जी हमारे जर्मी टेलर, ठीक है, इनका वर्क है जी वर्दी कम्युनिकेंट। इनका अदर वर्क है रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली सेइंग, होली लिविंग, रूल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ होली डेइंग। ये अलग अलग वर्क हैं, क्या होली डेइंग और होली लिविंग, ये अलग अलग वर्क हैं। प्रोफेसिंग ऑफ लिबर्टी, ये 3 वर्क हैं जी, इंपॉर्टेंट है। और ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होली लिविंग और होली डेइंग, ये वर्क है, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा जी, हमारा ए। और जो ये हमारे अदर ऑप्शन की बात करूँ तो मैं, ये हमारे मेटाफिजिकल पॉइंट है दोनों। और जॉन बनियान है जी हमारा, इनका है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जो इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। एक इनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है ग्रेस अबाउंडिंग ऑफ चीफ सीनर, इस टाइप से है, ये इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पे जॉन बनियान की, ठीक है। और इसका राइट ऑप्शन मैं बता देती हूँ दोबारा से, इसका ऑप्शन है जी ए 20th क्वेश्चन का। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 21st क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 1668 ड्राइडन रोट ड्रामेटिक पोइजी, ये मैं अभी अभी बता के हटी हूँ, ठीक है। और ड्राइटन का याद रखना आज से, ये पोइट लॉरेट कब बने थे, 1668 में, और ड्रामेटिक पोइजी भी तभी पब्लिश हुई थी। इसमें क्या होता है, सेपरेट कैरेक्टर्स टू ड्रामेटाइज द कन्फ्लिक्टिंग व्यू पॉइंट विच न्यू थिएट्रिकल एक्टिविटी हैड प्रोड्यूस्ड। ये पूछना चाह रहा है इस क्वेश्चन में, जो ड्रामेटिक पोइजी है उसमें कितने टाइप के कैरेक्टर हैं जो अलग अलग से अपने व्यू प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जी, ड्रामेटिक पोइजी में 4 कैरेक्टर्स होते हैं। और उनमें कौन कौन होते हैं, पहला होता है जी हमारा यूजिनिस, क्राइटिस, लिसिडस और निएंदर, ठीक है। ये अलग अलग मैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इनमें डिबेट होती है। पहले 2 वाले हैं जो यूजिन और क्राइटिस सॉरी, इनमें मॉडर्न और क्लासिक को लेकर डिबेट होती है। क्या, यूजिन और क्राइटिस जो पहले 2 हैं उनमें डिबेट होती है मॉडर्न और क्लासिक। यूजिन है जी मॉडर्न की साइड से और क्राइटस है क्लासिक की साइड से, सी से याद कर लेना, क्राइटस क्लासिक, ठीक है। ये किसको डिफेंड कर रहा है, यूजिनस ये मॉडर्न को डिफेंड कर रहा है और क्राइटिस क्लासिक को। और फिर जो लास्ट के 2 बचते हैं हमारे लिसिडस और निएंदर, इनके बीच में डिफरेंस, इनके बीच में जो डिबेट होती है वो होती है फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा को लेके। जो निएंदर हैं जी हमारे खुद राइटर है,
जो हमारा ड्राइडन है उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो ये इंग्लिश ड्रामा को डिफेंड कर रहे हैं, और लिसिडस किसको, फ्रेंच ड्रामा को। क्या बताएं इसके बारे में, बहुत ज़्यादा और एक्सप्लेन करते रहेंगे तो वीडियो इतनी लंबी बन जाती है। ठीक है, बस मैं यहीं पे इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबी बन जाएगी। बहुत इनका रियल नेम भी पूछा जाता है, क्राइटिस कौन है, जैसे नियंत्र का बता दिया मैंने, ये जॉन ड्राइडन ही थे जी हमारे। ठीक है, इस टाइप से। और जो ये हमारे लिसिडस है वो चार्ल्स सीडले थे, इस टाइप से। रॉबर्ट होवर्ड, ये है, काफ़ी कुछ है जी इन पे। कब अगर आप कमेंट करोगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आपको इसकी नीड है तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। चलिए जी, इसका आंसर देख लेते हैं। हमारा इसका 21st का आंसर है जी, ओ सॉरी, इसका 21st का आंसर है जी हमारा 4, बी ऑप्शन इज द राइट। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 22nd क्वेश्चन क्या कहता है, राइटिंग हिज मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्ले, अगस्ट स्ट्रिंगबर्ग कॉल्ड इट माई मोस्ट बिलेव्ड ड्रामा, द चाइल्ड ऑफ माई ग्रेटेस्ट सफरिंग। जो अगस्ट स्ट्रिंगबर्ग है, इन्होंने अपने किस वर्क को अपना जो क्या बोला, बिलव्ड ड्रामा बोला, मीन्स अपने बच्चे की तरह उसको प्यारा बताया है। चाइल्ड ऑफ माई ग्रेटेस्ट सफरिंग मीन्स मैंने बहुत मुसीबतों से उसको क्रिएट किया, इस टाइप से, क्योंकि वर्क को तो क्रिएट ही करेगा ना। तो क्या है, क्या किसको बोला है इसने, अगस्ट स्ट्रिंगबर्ग ने बोला है जी ड्रीम प्ले को। ये ड्रीम प्ले क्या होता है, इसमें एक गर्ल होती है, एक टाइप से इसमें मिथिकल करेक्टर्स, गोड टाइप के करेक्टर उठाए गए। जो हमारे वैदिक में होता है ना, जो वेद में हमारा एक गोड है इंद्र, उसकी बेटी एनस दिखाई गई है। ठीक है, उसको वो इंद्र पनिशमेंट के लिए भेज देता है, तुम अर्थ पे जाओ और लोगों की ये सफरिंग देखो, कैसे वो जी रहे हैं, उनकी लाइफ में देखो। तो इस टाइप से वो धरती पे आती है और वो समझती है कि इंसान कितनी मुसीबतों के साथ जी रहा है। इस टाइप से स्टोरी चलती है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना ही याद रख लो, ये ड्रीम प्ले किसका वर्क है, अगस्ट स्ट्रिंगबर्ग का। ठीक है जी, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा 23rd क्वेश्चन बता रहा है, इन विच ऐसे डज वर्जीनिया वुल्फ ऑब्जर्व दैट इफ ए राइटर वर ए फ्री मैन and not a slave to convention of literary marketplace, and there would be no plot, no comedy, no tragedy, no love interest or catastrophe in the accepted style, and perhaps not a single button sewing on as the Bond Street Tailor would have it। यहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ क्या बताना चाह रही है, इसका एक छोटी सी बात मैं बता देती हूँ। वो कहना चाह रही है एक राइटर को फ्री मैन होना चाहिए, उस पर किसी टाइप का कन्वेंशन की, किसी समाज की विचारधारा का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना तो समाज की विचारधारा का प्रभाव होना चाहिए, ना ही पब्लिशिंग हाउस का। ठीक है, क्या कह रहा है ये, क्या कहना चाह रही है, मॉडर्न फिक्शन में ये बात करती है कि क्या आज क्या हो रहा है, जो राइटर है वो अपने मन की बात नहीं लिख पाते हैं, उनको वो लिखना पड़ता है जो समाज चाहता है, वो लिखना पड़ता है जो पब्लिशिंग हाउस चाहते हैं, उन चीज़ों का दबाव रहता है। तो ये क्रिटिसाइज करती है जो पहले के जो राइटर थे, उन पे क्रिटिसाइज करती है कि उन्होंने जैसा चाहा, जैसा समाज ने चाहा उस टाइप से लिखा है। लेकिन एक राइटर को फ्री होना चाहिए, अपनी बातें लिखनी चाहिए, वो कैसे सोचता है किसी टॉपिक के बारे में। ठीक है, चलिए जी हम थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ जी, देखिए किस किस को क्रिटिसाइज करता है, H.G. वेल्स, अर्नोल्ड बेनेट और जॉन गाल्सवर्दी। इनको क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है। और किसको किसको प्रेज करता है, क्यों क्रिटिसाइज कर रहा है इनको ये मटेरियलिज्म दिखाने के लिए क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, और ये जो थॉमस हार्डी हैं, प्रेज किसकी करता है, थॉमस हार्डी, जोसेफ कॉनरेड, विलियम हेनरी हडसन, जेम्स जॉय, एंटन चेखोव। ठीक है, क्या बोल रहा है ये, बोल रहा है नहीं मीन्स वो वर्जीनिया वुल्फ है जी, क्या बोल रही हैं वो बोल रही हैं कि हमें राइटर को लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटी दिखानी चाहिए, कितनी मीन्स कितनी कठिनाइयां हैं लाइफ में, रियलिटी दिखानी चाहिए, ऐसा नहीं जैसा समाज चाहता है वो चीज़ें। ठीक है, आप देखते हो गया, थॉमस हार्डी के वर्क्स पढ़ते हो तो किस टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी दिखाई गई है उसमें। ऐसे ही जोसेफ कॉनरेड के वर्क हैं, जेम्स जॉयस में रियलिटी दिखाई गई है, तो है ही मॉडर्न पीरियड से राइटर, रियलिज्म दिखाया गया है। ठीक है, तो ये इनकी प्रेज किया और इनको क्रिटिसाइज किया है, इनको याद कर लेना। चलिए जी, हमारा 24th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हिज फेमस लेटर टू बेंजामिन बैरले, जॉन किट ने क्या बोला, इनको लेटर लिखा और उसमें ये बातें बोली, आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट द होलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, वट द इमेजिनेशन सीज एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन फॉलोज द दिस पैसेज। अरे ये इसमें ये नहीं पूछ रहा कि क्या बोल रहा है, इसमें पूछ रहा है ये जो लाइन है इसको कौन सी लाइन कंप्लीट करेगी। ये जो जॉन बेंजामिन बैरले को जो लेटर लिखता है उसमें ये बात कही गई है और उस बात को आगे कौन सी लाइन कंप्लीट करेगी। ये है जी हमारी इमेजिनेशन टू बी कंपेयर्ड एडम्स
ड्रीम ही वो नहीं, ये भी नहीं। हाँ जी, हमारा इसमें 1 मिनट मैं देख लेती हूँ। माई पेन एट लास्ट सम रिप्लाई शैल अफोर्ड, आई बिलोंग टू बैटल इमेजिनेशन, नाउ आई एम सेंसिबल ऑफ। 1 मिनट, यहाँ पे शायद ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। चलिए जी, इसको यहीं पे मे बी कंपेयर, हाँ शायद ऑप्शन बी हो सकता है यहाँ पे। मैं इसको दोबारा से अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डालूंगी, नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट आएगा उसमें डालूंगी। अभी इसका ऑप्शन मीन्स मैं ज़्यादा श्योरली नहीं बोल रही है, दोबारा से बताती हूँ इसका, ठीक है। चलिए जी, हमारा 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बेस्ट डिस्क्राइब द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मार्लोज पोर्ट्रेट ऑफ टैमरलिन। टैमरलिन जो क्रिस्टोफर मोर्लो थे, उनका एक वर्क होता है टैमरलिन, टैमरलिन द ग्रेट, ठीक है, ये इसका सब टाइटल है, टैमरलिन द ग्रेट, ठीक है। तो उसमें कौन सी क्वालिटी होती हैं, इन ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये कौन सी क्वालिटी है। सबसे पहले तो क्रिस्टोफर मार्लो के जो करेक्टर होते थे वो एम्बिटियस होते थे, एम्बिटियस, ठीक है, एम्बिशंस होती थी उसमें, कुछ ना कुछ मीन्स एक चीज़ मिल गई तो कुछ आगे करने की कुछ ऐसे जुनून होता था। और दूसरा ये टैमरलिन क्या होता है, एपथी नहीं होती, सिंपथी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्रूलिटी भी होती है, उस पर एम्बिशन भी होता है, ठीक है, ये तो होता ही होता है इसके लगभग करेक्टर में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बनेगा, ए एंड बी। देखिए जी, हमारा कौन सा ऑप्शन बनेगा, ए, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। क्या होता है इसके अगर मैं बात करूं, जैसे डॉक्टर फोस्टर्स इसका वर्क है क्रिस्टोफर मार्लो का, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है किस चीज़ के लिए एम्बिशन होती है, वो किस चीज़ के लिए, उसमें पावर के नहीं, नॉलेज के लिए उसमें जो एम्बिशन होती है वो नॉलेज पाना चाहता है, ठीक है। टैमरलिन क्या पाना चाहता है, वर्ल्ड पे अपनी पावर दिखाना चाहता है, सारा वर्ल्ड मेरे अंडर हो, ठीक है। और डॉक्टर फोस्टर्स नॉलेज गेन करना चाहता है। और अगर एक और वर्क की बात करूं मैं, जो क्रिस्टोफर मोर्लो का है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, उसमें क्या होता है, इसमें ये किस चीज़ के लिए बात करता है, उसमें पैसे के लिए, मनी के लिए, ठीक है। चलिए जी, देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 26th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। हु इज द ऑथर ऑफ स्टेटमेंट द 19th सेंचुरी डिसलाइक ऑफ रियलिज्म इज ए रेज ऑफ कैलिबियन सीइंग हिज ओन फेस इन ग्लास। ये क्या बता रहा है, कौन सा वो ऑथर है, किसने ये बात बोली है, ये बात बोली है जी हमारे ऑस्कर वाइल्ड ने। और कहाँ पे बोली है, इसका एक वर्क आता है पिक्चर ऑफ डोरिन ग्रे, ठीक है, वहां पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जैसे 19th सेंचुरी रियलिज्म से हेट करती है, उसी टाइप से उस 19th सेंचुरी रियलिज्म से उसी टाइप से हेट करती है, उसी टाइप से डिसलाइक करती है, जैसे कैलिबियन अपने आप को मिरर में देखने पर खुद से हेट करता है। कैलिबियन कौन है यहाँ पे, कैलिबियन जी एक शेक्सपियर का करेक्टर है टेम्पेस्ट में, द टेम्पेस्ट, ठीक है जी। अगर मैं उसकी पूरी स्टोरी यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगी, मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो आप अगर आपको इस की समरी चाहिए तो मैं अलग से टॉपिक से वीडियो बना दूंगी, अलग से क्रिएट कर दूंगी, तो अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कैलिबियन ये होता है, इसमें सब ह्यूमन होता है, और एक मॉन्स्टर टाइप का होता है, जब वो अपने आप को मिरर में देखता है तो अपने आप से हेट करता है। उसी टाइप से आज जो 19th सेंचुरी है वो रियलिज्म को दिखाना तो चाहती है, लेकिन रियलिज्म से हेट करती है। अगर वो रियलिज्म दिखाए तब प्रॉब्लम हो जाती है, अगर ना दिखाए तब प्रॉब्लम हो जाती है, इस टाइप से बात कर रहे हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थॉमस मान्स नॉवल। थॉमस मान जी एक जर्मन राइटर है, तो कौन सी बात ये ट्रू नहीं है उसके बारे में, नोट ट्रू है जी, यहाँ पे नो, 1 मिनट, ट्रू है। और मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं डाले, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा था, मैं ऐसे ही बता देती हूँ कौन सी बात ट्रू है। बटन ब्रूक इज ए फैमिली सागा सेट, ये इसका वर्क नहीं है जी, ठीक है, ये नहीं है। एशन बेंच द राइटर प्रोटैगनिस्ट डेथ इन वेनिस, इसका एक वर्क है डेथ इन वेनिस, इज प्री ऑक्यूपाइड विद क्लासिज्म स्पेशली विद क्लासिकल आइडिया ऑफ मेल ब्यूटी। हाँ जी, ये ठीक है जी, 1 मिनट, ये गलत है और ये ठीक है जी। डेथ इन वेनिस में ये जो करेक्टर होता है एस बेंच, ये क्या होता है, ये राइटर्स ब्लॉक से सफरिंग है, मीन्स इसको राइटर ब्लॉक क्या होता है, इसको कुछ नया नया आइडिया नहीं सोच रहा, जब राइटर को ऐसा होता है कुछ नया प्रोड्यूस ना कर पाए तो वो राइटर ब्लॉक माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है, एस ब्रेक तो थोड़े टाइम के लिए अपने काम से ब्रेक ले लेता है और कहीं पे घूमने के लिए जाता है, तो वहाँ पे उसके टेड जोनो एक बॉय मिलता है, ठीक है, इस टाइप से इनकी स्टोरी चलती है, इसको देख लेना, ज़्यादा लंबा डिस्कस नहीं करूँगी, बस यही बात है। ये राइटर ब्लॉक से सफरिंग है और बाहर चला जाता है, तो टेड जो बॉय है उसका नाम इंपॉर्टेंट है और इसका ये इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन, इन हिज सेकंड विनर
at sanatorium. Hans Castro, protagonist of Magic Mountain, gets lost in a blizzard during solitary skiing expedition. क्या कह रहा है यहाँ पे, जो मैजिक माउंटेन है ये थॉमस मैन का ही वर्क है। इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट होता है हैंस कास्ट्रोफ, ये एक सैनिटोरियम में गया हुआ है। सैनिटोरियम जहाँ पे इसका एक कज़न होता है वो एडमिट होता है, उसके पास गया हुआ था। इस टाइप से, हाँ जी, ये इस टाइप से स्टोरी चलती है उसके। ये ट्रू है जी। और क्या होता है, उसके पास रहता है काफ़ी टाइम तक, लेकिन थोड़े टाइम बाद जब वहाँ से आता है सैनिटोरियम, ये कहाँ पे है, डेवोस, डेवोस में है, और ये स्विस हिल में है। ये जो सैनिटोरियम है, डेवोस जो प्लेस का नाम है, स्विस हिल जो पहाड़ियों का नाम है, वहाँ पे है। और वहाँ से आने के बाद इसको पता चलता है शायद मैं ही बीमार हूँ, कुछ इस टाइप से सोचने लगता है। और हमारा डी ऑप्शन क्या बता रहा है, एंड्रीन लेवरकुम, द मॉडर्न डे फास्टस डॉक्टर फास्टस इन मांस फोस्टस ए म्यूजिशियन। तो क्या बता रहा है डॉक्टर फोस्टस, ये इसका एक वर्क है। ये एक तो क्रिस्टोफर मॉलरो का, लेकिन ये फोस्टस वर्क जो थॉमस मान का है। तो इसमें क्या बता रहा है, जो उसमें तो क्या था, क्रिस्टोफर मॉलरो के वर्क में जो डॉक्टर फास्टस क्या होते हैं, वो नॉलेज के लिए स्ट्रगल कर रहा था, मुझे नॉलेज चाहिए, जो नॉलेज मिल चुकी है। लेकिन इसमें कौन होता है, इसमें एक म्यूजिशियन होता है। हाँ जी, ये राइट है, वो एक म्यूजिशियन होता है। और अपनी वहाँ पे वो नॉलेज के लिए अपनी सोल को सेल कर देता है, बेच देता है। और यहाँ पे भी ये अपनी म्यूजिशियन बनने के लिए अपनी सोल को, अपनी आत्मा को 24 साल के लिए बेच देता है। ठीक है, ये हमारे 3 ऑप्शन राइट हैं जी, और ये हमारा गलत है। ठीक है, ये ABC ऑप्शन में थे जी, तो भाई यहाँ पे उस ऑप्शन को लगा नहीं पाई, बस ये बात यहाँ से समझ लेना, ये नहीं है, और ये तीनों ऑप्शन ठीक है। चलिए जी, इनकी समरी देख लेना एक बारी, वैसे मैं बता चुकी हूँ, इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए जी, 28th क्वेश्चन देख लेते हैं। टू हुम डिड राजा राम मोहन रॉय राइट 1823 हिज लेटर सीकिंग द इंट्रोडक्शन इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। राजा राम मोहन राय की बात कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय। तो उन्होंने इंग्लिश के इंट्रोडक्शन में मीन्स ये क्या थे, राजा राम मोहन राय जो इंग्लिश लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न जो लैंग्वेज है, जो वेस्टर्न में जो डेवलपमेंट हो रही है एजुकेशन के मामले में, वो भी हमारी कंट्री में आए, और हमारे जो यूथ है या हमारे स्कूल गोइंग बॉयज़ या जो भी स्टूडेंट हैं वो भी समझे उनको। विदाउट वेस्टर्न एजुकेशन हम डेवलप नहीं कर सकते, ये बात कहना चाहते थे। तो क्या हुआ, इन्होंने एक लेटर लिखा लॉर्ड एमहर्स्ट को। एक संस्कृत विद्यालय खोल दिया जाता है कलकत्ता में, 1823 में ही एक संस्कृत विद्यालय खोला जाता है कलकत्ता में। ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया इसने, मीन्स वो कॉलेज की बजाय हमें वेस्टर्न एजुकेशन दी जाए, इंग्लिश लैंग्वेज एज ए इंग्लिश लैंग्वेज को हमारा मीडियम बना जाए, ताकि हम भी बाहर की दुनिया को समझ पाएं। ठीक है जी, तो क्या है हमारा ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। देखिए जी, हमारा 29th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्टेड बिलो आर द सीमिंगली फ्रेंड कैरेक्टर्स इन पिलग्रिम्स प्रोग्रेस who gives Christian dangerous advice. Among them is one who does not belong to this group. Identify this odd character. ठीक है, अब पिलग्रिम प्रोग्रेस की बात आई है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ ना। ये किसका वर्क है जी हमारा, मुझे कमेंट करके बताइए ये किसका वर्क है। तो क्या होता है, इस पिलग्रिम प्रोग्रेस में एक कैरेक्टर होते हैं जी हमारे क्राइस्ट। ठीक है, उसकी वो दिखाई गई है यात्रा। ठीक है, वो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से अपनी जो यात्रा शुरुआत करते हैं, और कहाँ जाना चाहते हैं, जेरूसलेम में, सिलेस्टियल सिटी, जहाँ पे जेरूसलेम को क्या बोला गया, सिलेस्टियल सिटी, जहाँ पे जाके उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ये सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से, तो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से निकल के जाना चाहते हैं, और ये अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। ये 2 पार्ट में है जी। पहला पार्ट पब्लिश होता है 1678 में। तो ये क्या होता है, रास्ते में जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की ट्रबल्स आती हैं, सफरिंग्स आती हैं, लाइक वैनिटी फेयर आता है, लाइक डेथ रिवर आती है, बहुत सारा कुछ होता है, बहुत सारा, काफ़ी लंबी स्टोरी है, और मस्ट रीड है, बाइबल है, ये एक टाइप से बाइबल है नेट जो एस्पिरेंट है उनके लिए। ठीक है, इसको पढ़ लेना। तो क्या बता रहा है, तो इनमें से जो दिखते तो अच्छे थे लेकिन एडवाइस डेंजर्स दी थी। ठीक है, उनमें से कौन सा ओड है, ठीक है, मीन्स सबने उसको, नीचे जो ऑप्शन दिया गया सबने डेंजरस एडवाइस दी, लेकिन एक है जिसने उसको पॉजिटिव एडवाइस दी, वो है जी हमारे बी ऑप्शन, एवेंजलिस्ट। ठीक है, मिस्टर वर्ल्ड रिवाइज, एक मिनट, यहाँ से क्या होता है, टेल टेल नेम है जी लगभग, यहाँ पे इग्नोरेंस से आप नेगेटिव लग रहा है ना, इग्नोरेंस,
टॉकेक्टिव ये भी नेगेटिव, तो इस टाइप से आप थोड़ा जज कर सकते हो ऑप्शन को। ठीक है जी, इसको मस्ट रीड है और कमेंट करके बताइए ये किसका वर्क है। चलिए जी, हमारा 30th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अरिस्टोटल आर्ग्यूड दैट पोइट्री प्रोवाइड्स एन डैश आउटलेट फॉर द रिलीज ऑफ इंटेंस इमोशन। तो ये बता रही है हमारी सेफ। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट, अरिस्टोटल। ठीक है, इसके बारे में मैं काफ़ी बता चुकी हूँ। आज की मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती हैं, तो लंबी भी इसीलिए होती हैं क्योंकि मैं इसमें इन्फॉर्मेशन देती हूँ और जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। अदरवाइज मैं भी क्वेश्चन लेके आऊँ और उसका आंसर बताती चलूँ, ऐसे नहीं, ये मुझे भी सेटिस्फाई नहीं करता और आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होता। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर। थैंक यू।